नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, दूध उत्पादक संघ हैं, क्रेडिट सोसाइटीज हैं। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। और 2011 में ना संविधान में एक बड़ा बदलाव आया था। 97वां संशोधन। हाँ बिल्कुल, 97वां संशोधन। इसने इन समितियों पर सीधा असर डाला है। जी। और आज हम जिस दस्तावेज पर बात कर रहे हैं वो इसी संशोधन और सहकारी समितियों पर इसके क्या प्रभाव पड़े, इसी पर केंद्रित है। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये संशोधन आखिर लाया क्यों गया, इसने क्या बदला, और क्या ये बदलाव वाकई जरूरी थे। क्या इसने उन कमजोरियों को दूर किया जिनका जिक्र होता रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो 2011 का 97वां संशोधन है, इसने संविधान में क्या मुख्य बदलाव किए, क्या थे वो बड़े फेरबदल? देखिए, इसमें मोटे तौर पर 3 बड़े बदलाव हुए। पहला तो ये कि सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है, हाँ। उसे अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, जैसे हम कोई एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं वैसे ही। हाँ, बिल्कुल उसी तरह। ये एक बहुत बड़ा कदम था, इसे नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में लाना। यानी ये सिर्फ एक लीगल एंटिटी बनाने का अधिकार नहीं रहा, बल्कि एक मौलिक अधिकार बन गया। अच्छा, और दूसरा बदलाव क्या था? दूसरा बदलाव जुड़ा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ओके। इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 43B। हाँ। ये कहता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी, या कहिए कर्तव्य होगा, कि वो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को, उनके ऑटोनोमस फंक्शनिंग यानी स्वायत्त कामकाज को, डेमोक्रेटिक कंट्रोल यानी लोकतांत्रिक नियंत्रण को, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा दे। मतलब ये अब सरकार की पॉलिसी का एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव बन गया। बिल्कुल। एक घोषित उद्देश्य है। और तीसरा, जो शायद सबसे व्यापक था, हाँ, वो था संविधान में एक बिल्कुल नया भाग, एक नया पार्ट ही जोड़ देना, भाग IXB। भाग IXB। जी, जिसका शीर्षक ही है सहकारी समितियां। और इसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक, मतलब कई सारे प्रावधान हैं। ये इन समितियों के गठन से लेकर उनके मैनेजमेंट, चुनाव, ऑडिट, इन सब चीजों के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करते हैं। अच्छा, तो ये जो नया भाग IXB है, यहीं पर सारे नियम कायदे लिखे गए हैं सहकारी समितियों के लिए। तो चलिए इसके कुछ मुख्य प्रावधानों को समझते हैं। आपने कहा लोकतांत्रिक नियंत्रण और स्वायत्तता पर जोर है। ये कैसे कैसे सुनिश्चित किया गया है इसमें? देखिए, इसकी शुरुआत तो होती है समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन के प्रावधान से ही। अच्छा। ये कहता है कि राज्य सरकारें जो भी कानून बनाएंगी इन समितियों के लिए, वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। वो सिद्धांत क्या है? स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कामकाज। तो ये सिद्धांत ही इसकी नींव है, आप कह सकती हैं। और लोकतांत्रिक नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए बोर्ड लेवल पर क्या नियम है? मैंने सुना है कि डायरेक्टर्स की संख्या भी फिक्स कर दी गई है। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। बोर्ड में डायरेक्टर्स की अधिकतम संख्या 21 तय की गई है। 21? हाँ, 21। शायद इसके पीछे सोच यही थी कि बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा और अनमैनेजेबल ना हो जाए। और साथ ही कार्यकाल भी तय कर दिया गया, चुनाव की तारीख से 5 साल। 5 साल का कार्यकाल? जी, ताकि एक निश्चित समय के बाद लीडरशिप में बदलाव आए, फ्रेश लोग आए। लेकिन ये जो 21 सदस्यों की सीमा है, क्या ये हर तरह की समिति के लिए प्रैक्टिकल है? मतलब कोई बहुत छोटी समिति हो या कोई बहुत बड़ी? ये एक वाजिब सवाल है। हो सकता है कुछ समितियों के लिए संख्या थोड़ी कम लगे या कुछ के लिए बहुत ज्यादा। देखिए, कानून अक्सर एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीनी हकीकतें तो अलग-अलग होती हैं। सही बात है। इसी तरह इसमें सामाजिक समावेश का भी ध्यान रखा गया है। जैसे अगर समिति में अनुसूचित जाति यानी SC या अनुसूचित जनजाति यानी ST के सदस्य हैं, तो उनके लिए कम से कम 1 सीट आरक्षित होगी। अच्छा। और महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित होंगी, बशर्ते उस समिति में महिला सदस्य हों। तो ये कदम थ्योरी में तो समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। और चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्या? क्योंकि अक्सर सुनने में आता था कि सहकारी समितियों में सालों साल चुनाव ही नहीं होते।
यही तो एक बड़ी समस्या थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये संशोधन सीधे उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। ये अनिवार्य करता है, मैंडेटरी करता है कि बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करा लिया जाए। पहले ही? हाँ, ताकि जो नया बोर्ड आए वो तुरंत पदभार संभाल सके, कोई वैक्यूम न रहे। और चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी एक स्वतंत्र निकाय, एक इंडिपेंडेंट बॉडी को सौंपने की बात कही गई है, जिसे राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करेगा। तो कोशिश यही है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। ये तो हुई लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात, लेकिन दूसरी शिकायतें होती थीं प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी और पारदर्शिता की कमी को लेकर। क्या संशोधन ने इन मुद्दों पर भी कुछ कहा? हाँ, बिल्कुल छुआ है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाने के लिए एक प्रावधान है सहयोजित सदस्यों का, यानी कोऑप्टेड मेंबर्स का। कोऑप्टेड मेंबर्स? हाँ, राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं कि बोर्ड में बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के अधिकतम 2 विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। ये 21 की सीमा के अलावा होंगे। अच्छा, ये 21 के ऊपर होंगे? जी, लेकिन उन्हें वोट देने का या पदाधिकारी यानी ऑफिस बेयरर बनने का अधिकार नहीं होगा। उनका काम होगा सलाह देना, अपनी एक्सपर्टाइज देना। इसी तरह फंक्शनल डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। और पारदर्शिता और जवाबदेही यानी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या इंतजाम है? उसके लिए कई लेयर्स पर काम किया गया है। पहला तो है ऑडिट। ऑडिट? हाँ, हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक बार खातों का ऑडिट करवाना अनिवार्य है, और ये ऑडिट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ये 6 महीने के अंदर? जी। ऑडिटर कौन होगा ये भी आम सभा यानी जनरल बॉडी तय करेगी, लेकिन सरकार द्वारा अप्रूव्ड एक पैनल में से। और जो एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने भी रखी जाएगी। यानी हिसाब किताब एकदम साफ रखने पर जोर है। बिल्कुल। दूसरा, आम सभा की बैठकें यानी एजीएम। हाँ, एजीएम। वो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर बुलानी जरूरी है, ताकि सदस्य मैनेजमेंट से सवाल जवाब कर सकें, कामकाज की समीक्षा कर सकें। और तीसरा, सदस्यों का सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सदस्यों के लिए। हाँ, समिति के सदस्यों को समिति की किताबों, सूचना और खातों तक पहुंच का अधिकार दिया गया है। ये सब मिलकर मैनेजमेंट को सदस्यों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने के उपाय हैं। और ये भी है ना कि समितियों को रेगुलरली रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट, अपनी एक्टिविटीज की जानकारी, नियमों में अगर कोई बदलाव हुआ है तो वो सब। सही कहा। ये भी उसी ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी ओवरसाइट का हिस्सा है। ये सभी प्रावधान आप देखिए, नियमित चुनाव, ऑडिट, एजीएम, सूचना का अधिकार, रिटर्न्स फाइल करना, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। और अगर कोई नियमों को न माने तो, मतलब जानबूझकर गलत जानकारी दे या रिकॉर्ड ना दे या चुनाव में गड़बड़ी करे, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी राज्य विधानमंडल कर सकता है, मतलब सजा का प्रावधान। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। एक तरफ तो संशोधन कहता है कि स्वायत्त कामकाज, ऑटोनोमस फंक्शनिंग को बढ़ावा देना है। हाँ। और दूसरी तरफ इतने सारे नियम कानून, नियंत्रण, ऑडिट भी, चुनाव भी समय पर, रिटर्न्स भी फाइल करो, बोर्ड को सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? स्वायत्तता और रेगुलेशन के बीच का संतुलन कैसे साधा गया है? ये इस संशोधन का शायद सबसे पेचीदा पहलू है, और इस पर बहस भी होती है। हाँ। देखिए, संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है। संशोधन ये तो जरूर कहता है कि समितियां स्वायत्त हों, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना चाहता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चलें, पारदर्शी रहें, सदस्यों के हितों का ध्यान रखें। इसीलिए बोर्ड को निलंबित या भंग करने की शक्ति भी दी गई है, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है, उस पर शर्तें लगाई गई हैं। क्या शर्तें हैं? किन ग्राउंड्स पर बोर्ड को सस्पेंड किया जा सकता है? निलंबन मतलब सस्पेंशन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए हो सकता है। कुछ खास तरह के बैंक हैं, उनके मामले में 1 साल तक। ठीक है। और कारण भी स्पष्ट बताए गए हैं, जैसे अगर बोर्ड लगातार डिफॉल्ट कर रहा हो, अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभा रहा हो, या समिति या सदस्यों के हितों के खिलाफ काम कर रहा हो, या फिर बोर्ड में कोई डेडलॉक हो गया हो, काम ही ना हो पा रहा हो, या फिर वो चुनाव कराने में फेल हो गया हो। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सेफगार्ड भी है ना, स्वायत्तता के लिए। हाँ, बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी है समझना। अगर किसी सहकारी समिति में सरकार का कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, मतलब कोई हिस्सा नहीं है, उसे सरकार से कोई लोन या फाइनेंशियल मदद नहीं मिली है, या सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी है, तो उसके बोर्ड को निलंबित या भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा,
ये तो बड़ा पॉइंट है। जी, ये उन समितियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जो सरकार पर निर्भर नहीं है। तो जहां सरकारी पैसा या गारंटी नहीं, वहां सरकार का दखल भी नहीं इस मामले में। लेकिन जहां सरकारी स्टेक है, वहां निलंबन हो सकता है। और अगर निलंबन होता है तो फिर क्या होता है? तब एक प्रशासक, एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, और उसका काम होता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाए और मैनेजमेंट वापस नवनिर्वाचित बोर्ड को सौंप दे। मतलब उद्देश्य ये नहीं है कि सरकार कब्जा कर ले, बल्कि ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जल्द से जल्द बहाल हो। समझ गया। तो ये जो सारे नियम कायदे हैं, चुनाव, ऑडिट, निलंबन वगैरह, ये क्या सिर्फ स्टेट लेवल की समितियों पर लागू होते हैं या जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स होती हैं उन पर भी? नहीं, ये प्रावधान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी लागू होते हैं। बस जहां जहां राज्य शब्द आता है वहां केंद्र पढ़ा जाएगा। अच्छा। और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज पर भी ये लागू होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चाहे तो किसी खास यूटी या उसके किसी हिस्से को नोटिफिकेशन द्वारा छूट दे सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इन सब बदलावों की जरूरत पड़ी ही क्यों। आपने शुरू में कुछ कमजोरियों का जिक्र किया था। सहकारी क्षेत्र तो हमारी अर्थव्यवस्था में, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, काफी योगदान दे रहा था। फिर ये इतना बड़ा संवैधानिक हस्तक्षेप क्यों जरूरी समझा गया? योगदान तो जरूर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तस्वीर उतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। कई गंभीर कमजोरियां थीं जो इस पूरे आंदोलन को, इस सेक्टर को अंदर से खोखला कर रही थीं। जैसे? सबसे बड़ी समस्या थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खत्म हो जाना। चुनाव होते ही नहीं थे, सालों साल टलते रहते थे। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और उसकी वजह से क्या होता था कि मनोनीत लोग, नॉमिनेटेड लोग या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही लंबे समय तक कब्जा जमाए रहते थे। इससे सदस्यों का अपनी ही संस्था पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता था और जो मैनेजमेंट था उसकी कोई जवाबदेही नहीं रह गई थी। मतलब समितियां कुछ लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी जैसी बन गई थी। कई मामलों में ऐसा ही देखा जा रहा था, बिल्कुल। इसके अलावा मैनेजमेंट में प्रोफेशनलिज्म की भारी कमी थी। फैसले अक्सर तदर्थ, मतलब एडहॉक तरीके से लिए जाते थे। सेवाओं की गुणवत्ता खराब थी, प्रोडक्टिविटी कम थी और इन सब का नुकसान आखिर में सदस्यों को ही उठाना पड़ रहा था। उनके हितों की पूरी तरह अनदेखी हो रही थी। तो जरूरत महसूस हुई कि इन समितियों को वापस पटरी पर लाया जाए। ये सही मायनों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चले, चुनाव समय पर हो, निष्पक्ष हो और मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से काम करे। तो ये संशोधन एक तरह से सहकारी आंदोलन में सुधार लाने, उसे रिवाइव करने की कोशिश थी। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये महसूस किया गया कि इन संस्थाओं को बाहरी दखलंदाजी, चाहे वो राजनीतिक हो या ब्यूरोक्रेटिक, उससे बचाने की जरूरत है। उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने की जरूरत है और साथ ही उन्हें अंदरूनी तौर पर लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने के लिए फंडामेंटल रिफॉर्म्स, मतलब मौलिक सुधारों की जरूरत है। और शायद ये सुधार सिर्फ साधारण कानूनों से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन एक सवाल और है। सहकारी समितियां तो संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। जी हाँ। तो राज्यों के अपने अपने कानून तो थे ही, फिर केंद्र को संविधान में ही संशोधन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या राज्य सरकारें अपने कानूनों से ही सुधार नहीं ला सकती थीं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये सही है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और राज्यों के अपने कानून थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन कानूनों में एक रूपता नहीं थी। अच्छा। अलग अलग राज्यों में बहुत अलग अलग नियम थे और कई बार वो कानून इन समस्याओं से, जैसे चुनाव न होना या बाहरी हस्तक्षेप, इनसे निपटने में पर्याप्त प्रभावी साबित नहीं हो रहे थे। तो एक तरह की विसंगति थी पूरे देश में। इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर के फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस हुई और संवैधानिक प्रावधानों से ये उम्मीद थी कि वो राज्यों के कानूनों को एक न्यूनतम मानक, एक मिनिमम स्टैंडर्ड देंगे, ताकि कम से कम कुछ बेसिक सिद्धांत तो सब जगह लागू हों। बिल्कुल। और साथ ही ये भी उम्मीद थी कि संवैधानिक दर्जा मिलने से इन समितियों को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलेगी और उनकी स्वायत्ता को एक कानूनी गारंटी मिलेगी जिसे आसानी से बदला ना जा सके। मतलब केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सहकारी समितियां पूरे देश में एक सर्टेन लेवल पर लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से काम करें। और इसके लिए उन्होंने संविधान का सहारा लिया। जी बिल्कुल। इरादा यही था कि संवैधानिक दर्जे से इन समितियों को ज्यादा स्थिरता मिले, ज्यादा सुरक्षा मिले, मैनेजमेंट ज्यादा जवाबदेह बने और सदस्य भी अपने अधिकारों को लेके ज्यादा जागरूक हों। तो अगर हम पूरी बात को अब समेटें, तो ये जो 97वां संशोधन था,
इसने सहकारी समितियों को एक तरह से अभूतपूर्व संवैधानिक पहचान दी। हाँ बिल्कुल। उन्हें मौलिक अधिकार के दायरे में लाया गया, राज्य की नीति का हिस्सा बनाया गया और संविधान में एक पूरा नया भाग ही जोड़ दिया गया, भाग 9B। हाँ, भाग 9B। और इसके जरिए उनके लोकतांत्रिक कामकाज के लिए नियम तय किए गए, जैसे नियमित चुनाव, कार्यकाल की सीमा, बोर्ड में आरक्षण, पेशेवर प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। हाँ, जैसे विशेषज्ञों के शामिल करना, नियमित ऑडिट, एजीएम, सदस्यों का सूचना का अधिकार, रिटर्न्स फाइल करना। और उनकी स्वायत्तता की भी बात की गई, जैसे निलंबन किन शर्तों पर होगा, और खासकर उन समितियों को छूट दी गई जिनमें सरकारी पैसा नहीं लगा है। जी, कागज पर देखें तो ये प्रावधान निश्चित रूप से बहुत व्यापक हैं, बहुत मजबूत लगते हैं। इनमें लोकतांत्रिक आदर्शों, पारदर्शिता, जवाबदेही, इन सब पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन जैसा हमने शुरू में भी सवाल उठाया था, असली परीक्षा तो जमीन पर होती है, इम्प्लीमेंटेशन में होती है। क्या ये प्रावधान वास्तव में सहकारी समितियों के काम करने के तरीके को बदल पाए हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या ये स्वायत्तता और जरूरी रेगुलेशन के बीच वो सही संतुलन बना पाए हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नियमों ने, इन औपचारिकताओं ने नौकरशाही जटिलता और बढ़ा दी हो? ये ऐसे सवाल हैं जिनका मूल्यांकन हमें लगातार करते रहना होगा। ये देखना होगा कि जमीनी हकीकत क्या है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या संविधान में इस तरह के विस्तृत नियम कायदे बनाना, क्या ये सहकारी आंदोलन की उस मूल भावना से पूरी तरह मेल खाता है जो स्वैच्छिकता पर, आपसी सहयोग पर, ग्रास रूट इनिशिएटिव पर आधारित है? अच्छा पॉइंट है। क्या ये नियम उस स्पिरिट को, उस भावना को मजबूत करते हैं, या कहीं ना कहीं उसे औपचारिकताओं और रेगुलेशंस के दायरे में ज्यादा बांध देते हैं? ये संतुलन साधना शायद हमेशा एक चुनौती बनी रहेगी। इस पर विचार जरूर कीजिए।